हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। हम लोग जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस ओवरऑल हमको आना चाहिए। दूसरा चीज़, उस एग्ज़ाम का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैक्सिमम हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लें। तो ये है रेलवे का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए ये सारे क्वेश्चन है। तो इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गति समीकरण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है, ठीक ना। तो इसका तो आंसर आपका ये हो जाएगा v² - 2s। आपको पता होगा कि गति का 3 समीकरण होता है। पहला गति के समीकरण जो होता है वो v = u + at होता है। इसका गति का पहला समीकरण बोला जाता है, ठीक ना। और ये जो होता है समय और वेग का संबंध को दर्शाता है, ठीक ना। दूसरा जो गति का समीकरण है s = ut + ½ at², ये गति का सेकंड समीकरण है। और ये जो होता है आपका समय और विस्थापन के बीच या विस्थापन और समय के बीच आपका संबंध को दर्शाता है, जहाँ s जो होता है आपका विस्थापन होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, ये त्वरण और t टाइम होता है। और तीसरा जो समीकरण है आपका ये है आपका v² u² = 2as, जो कि वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर v² - u² = 2s होगा, यानी गति का तीसरा समीकरण आपका इसका आंसर होगा। अब इसका डेरिवेशन जो होता है आपका कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं गतिज ऊर्जा तीसरे समीकरण से, ये हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला ये है कि आपको कार्य का जो फॉर्मूला होता है, कार्य ये होता है बल गुने विस्थापन। F बल है और S विस्थापन है। आप जानते हैं कि कहीं भी जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पे चूंकि गतिज ऊर्जा का बात हो रहा है तो मान लेते हैं कि ये जो कार्य है इस गतिज ऊर्जा के बराबर है, ठीक ना। जो कार्य हो रहा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है, तो कार्य आपका गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर के मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। और आप ये भी जानते हैं कि बल जो होता है F = ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक ना। m द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं MAS, यानी यहाँ से k = गतिज ऊर्जा = MAS आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से एक चीज़, इस समीकरण का अगर प्रयोग करें हम लोग तो v² u² = 2s। चूँकि प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होता है, 0 होता है, तो प्रारंभिक स्थिति में u का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v² बराबर क्या मिल जाएगा आपका 2as। तो गति यहाँ पे प्रारंभिक गति जो है वो 0 है आपका, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से as का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दें हम लोग तो v² = क्या मिल जाएगा आपको 2, as की जगह पे m जो आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो k/m हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से k = मिल जाएगा आपको, ये 2 आएगा तो हाफ हो जाएगा 1/2 डिवाइड में ये m चला जाएगा। अब v², तो यहाँ से हम लोग का गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिल जाएगा k = काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो ये काफ़ी अच्छा नया क्वेश्चन है आपका। अगर जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपका अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। तो आपको डेरिवेशन तो करना नहीं होता है, लेकिन डेरिवेशन देखने से आपको एक आइडिया होगा कि आपको ये याद हो जाएगा इजीली, ठीक ना। तो एक बार डेरिवेशन इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो अवतल लेंस आपको पता है 2 तरह का लेंस होता है। ये है आपका अवतल लेंस। चूँकि साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 9th और 10th ये 2 साइंस का बुक NCERT का जो है ना वो आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना। तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस का बात कर रहे हैं और दूसरा लेंस जो होता है हम लोग का उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अवतल लेंस में जो होता है ये अवतल लेंस हो गया आपका। यहाँ से समानांतर कोई किरण जाएगा तो ये क्या करता है, किरण को ऐसे अपवर्तित करता है, ठीक ना। यानी ये डाइवर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं। किरण को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। तो यहाँ से ये जाएगा तो इसका जो फोकस होगा इधर मिलेगा आपको, लेंस के सामने ये फोकस हो गया। तो आपको पता हो गया कि, और एक होता है साइन कन्वेंशन, ठीक ना। साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह परिपाटी उसको बोलते हैं। लेंस का ये होता है सामने वाला भाग या दर्पण का सामने वाला भाग, और ये होता है दर्पण। ये अगर ये दर्पण मान लेते हैं हम लोग, ये दर्पण है या लेंस है, दोनों में सेम आपका साइन कन्वेंशन होता है। तो दर्पण या लेंस इसको अगर हम मान लेते हैं तो दर्पण या लेंस यहाँ पे अगर मिडिल में हम लोग रखते हैं तो ये वाला सामने वाला भाग, ये इसका पीछे वाला भाग। तो इधर कोई भी आपका होगा वो निगेटिव होगा और इधर क्या होता है आपका कोई भी आपका दूरी पॉजिटिव होता है। तो ये अगर लेंस को हम लोग मिडिल में मान लें तो ये फोकस आपका इस साइड सामने है तो फोकस क्या होगा आपका माइनस होगा, निगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे -2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक ना। अब क्या होता है, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच जो रिलेशन होता है तो वो होता है P = क्षमता
को पी से दिखाएंगे, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/फोकस, यानी फोकस का उल्टा आपका क्षमता होता है। अब यहाँ पे जो ये फोकस होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई 100 है ना। चूँकि फोकस को अगर सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, तो ये आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100/2 कितना आ जाएगा आपको? -50 डायप्टर। तो यहाँ पे पर डायप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का जो होता है ना, यूनिट होता है आपका, इकाई होता है डायप्टर। डी से इसको डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की क्षमता का जो होता है इकाई क्या होता है, तो वो होता है डायप्टर। तो यहाँ से आप समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए कुछ चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। ये तो साइन कन्वेंशन आप समझ गए कि कोई भी आपका दूरी होगा प्रधान अक्ष पे, वो अगर दर्पण के सामने या लेंस के सामने वो ऋणात्मक होता है, और लेंस के पीछे होता है या दर्पण के पीछे होगा धनात्मक होगा। अगर हम लोग अवतल लेंस का बात करते हैं, तो अवतल लेंस में क्या होगा कि फोकस तो ऋणात्मक हो गया, तो आपको ध्यान रखना है फोकस तो ऋणात्मक हो गया, और वस्तु दूरी हमेशा यू से दिखाते हैं, और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, आपको यू का मान हमेशा माइनस में लेना है, ठीक ना। तो ये ऋणात्मक होता है। और अवतल लेंस में चूंकि वस्तु अगर प्रतिबिंब बनाना अगर आप जानते होंगे, तो प्रतिबिंब भी आपका इधर ही बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है, तो भी आपका क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण के अवतल लेंस के केस में आपका तीनों का तीनों ऋणात्मक होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। साइन कन्वेंशन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इसमें, ठीक ना, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही एग्जाम में। उत्तल लेंस के केस में क्या होता है आपका कि इसका जो फोकस मिलता है इधर मिलता है, तो फोकस इसका क्या हो गया? धनात्मक हो गया। और यू तो हमेशा लेंस के सामने ही होगा, तो यू का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे वी जो होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। ये धनात्मक 5 केस में होता है, ठीक ना। एक केस में ऋणात्मक कब होता है? जब वस्तु को हम लोग फोकस और यहाँ पे आपका होता है वक्ता केंद्र, ठीक ना, प्रकाशीय केंद्र, तो सॉरी वक्ता केंद्र नहीं, सेंटर ऑफ लेंस, यानी प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है लेंस के बीचों बीच, तो इसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका इस साइड बनता है, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। ये जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, और दर्पण के सामने यानी लेंस के सामने जिधर वस्तु होता है उधर ही बनता है, ठीक ना। तो इस केस में आपका क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है, वी ऋणात्मक हो जाता है। तो ये जब क्वेश्चन आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो वस्तु दूरी अगर दिखे आपको फोकस से कम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस का वैल्यू दे दे 20 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी दे दे आपका ये यू का मान दे दे 10 सेंटीमीटर, तो आपको वहाँ पे वी जो होगा ऑटोमेटिक निगेटिव आएगा, ठीक ना। और सारे केस में पॉजिटिव आता है। तो ये साइन कन्वेंशन आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक चीज़ और, लेंस सूत्र जो होता है आपका, लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस होता है यहाँ पे 1/u। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र क्या होता है? बस यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, दर्पण में क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र हो जाता है, ठीक ना। तो इतना सारा बिलियन में आपका 2 तरह का घटक होता है। एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है आपका विलायक। विलेय वो होता है, विलेय को हम लोग घुले भी बोलते हैं। तो विलेय क्या होता है? किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय बोलते हैं। मात्रा के हिसाब से ये कम होता है, या जिसको किसी पदार्थ में घुलाया जाता है उसको विलेय बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है NaCl है आपका, तो अगर हम लोग को प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार निकालना, ठीक ना, प्रतिशत द्रव्यमान कितना होगा बिलियन में NaCl का, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले विलेय की मात्रा होगा, और नीचे जो होगा वो टोटल बिलियन की मात्रा होगा, बिलियन की मात्रा, ठीक ना। तो बिलियन कैसे बनता है? तो विलेय और विलायक दोनों को मिला देते हैं तब बिलियन बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का विलेय कितना है? 40 ग्राम है। NaCl आपका विलेय है 40 ग्राम है, और विलायक बिलियन कितना हो जाएगा? बिलियन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका? तो 200 विलायक है। विलायक का मात्रा कितना है? 200 ग्राम, और विलेय है आपका 40 ग्राम। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 240 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.67%। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये यहाँ पे द्रव्यमान दिया है। बहुत सारा में क्वेश्चन ऐसा भी आता है आयतन के अकॉर्डिंग देता है, तो आयतन में भी सिंपल करना क्या है हम लोग का, यहाँ पे विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग डैश होगी। आवृत्ति के
यहाँ पे क्या है, निम्न है। तो आवृत्ति पर आपका तारत्व निर्भर करता है। तारत्व जो होता है आपका आवृत्ति पे निर्भर करता है, यानी यहाँ पे निम्न अगर आवृत्ति है तो उसको बोलेंगे निम्न तारत्व होगा, और उच्च आवृत्ति होगा तो उसको बोलेंगे उच्च तारत्व। एक चीज़ और होता है आपका प्रबलता, ठीक ना। ध्वनि की जो प्रबलता होता है वो पूछता है किस पे निर्भर करता है, तो वो आपका एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं आयाम। आयाम पे निर्भर करता है। आयाम क्या होता है, ध्वनि जो होता है आपका एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि कैसा तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। दो तरह का तरंग आपको देखने को मिलता है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग जिसमें प्रकाश आता है, और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग जो कि आपका ध्वनि होता है। तो कुछ ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग कुछ ऐसे होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो आपका जो कण होते हैं वो कुछ ऐसे जो डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल का, वो कुछ ऐसे वेव हम लोग को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो होता है आपका, इसी को आयाम बोलते हैं, जो उच्चतम बिंदु होता है, ठीक ना, जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जो ये लेंथ है इसी को आयाम बोलते हैं। तो यही जितना ज़्यादा होगा प्रबलता ध्वनि का उतना ही आपको ज़्यादा होगा। आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति ये जो होता है ना, ध्वनि एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितना बार अपने आप को रिपीट करता है, यानी आवृत्ति होता है 1/t। आवृत्ति क्या होता है आपका, टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। टी आपका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है आपका, एक साइकिल, एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है ध्वनि को, यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है और बी, यहाँ तक एक साइकिल हो, यहाँ से फिर ये रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का इकाई जो होता है आपका हर्ज होता है, हर्ज, ठीक ना। तो यहाँ से, और ध्वनि से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी आता है, v इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू लेमडा क्या होता है, यहाँ पे v जो होता है ध्वनि का चाल होता है, न्यू को हम लोग f से भी डिनोट करते हैं। ये आवृत्ति होता है आपका, ध्वनि की आवृत्ति होता है, और ये आपका होता है तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य लेमडा क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य होता है एक साइकिल में ध्वनि द्वारा जो दूरी लेंथ तय किया जाता है उसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। कि ध्वनि का जो वेव होता है, तरंग होता है, एक साइकिल में जितना लेंथ लंबाई कवर करता है उसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, जो लेमडा से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट आपका मीटर सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि ये एक लेंथ है। तो यहाँ से हम लोग का एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तरत्व। तरत्व मतलब होता है ध्वनि जो हम लोग का पतला या पतला जो सुनाई देता है ना, जैसे कि किसी बच्चा का ध्वनि जो होता है उसका तरत्व ज़्यादा होता है। जैसे कोई औरत है तो उसका ध्वनि पतला होता है। जनरली मेल का जो ध्वनि होता है वो मोटा होता है, ठीक ना, तो उसका तरत्व कम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तरत्व। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या करने पर तापन एलिमेंट द्वारा उत्पादित ऊष्मा बढ़ जाएगी। तापन एलिमेंट का मतलब होता है हीटिंग एलिमेंट। जिस एलिमेंट को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक ना, जैसे हीटर हो गया आपका, तो विद्युत यंत्र में जिस भी एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं गर्म करने के लिए उसको हीटिंग एलिमेंट बोलेंगे। तो हीट का जो फॉर्मूला होता है जूल के नियम के अनुसार, वो होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये जो ऊष्मा होता है ये किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है आपका, तो I मतलब हो गया विद्युत धारा, R मतलब हो गया प्रतिरोध, और T मतलब समय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तार के माध्यम से प्रवाहित धारा को बढ़ाना। अगर हम लोग धारा को बढ़ाएंगे तो ऊष्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अनुप्रयुक्त वोल्टा को कम करना। देखिए अगर यहाँ से रिलेशन अगर वोल्टेज में निकालें तो आपको पता है V इक्वल टू होता है IR, ठीक ना। तो यहाँ से दो I है तो एक I को अलग कर लेते हैं, और यहाँ से आपका हो जाएगा IR की जगह पे V रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा VIT, ठीक ना। तो अगर वोल्टेज से रिलेशन निकाले अगर हम लोग ऊष्मा का, तो ये मिलेगा VIT, ठीक ना। और यहाँ से एक और रिलेशन निकल जाता है आपका H बराबर IT, Q बराबर होता है IT। Q क्या होता है, आवेश होता है, ठीक ना। तो आवेश इक्वल टू होता है विद्युत धारा गुने समय। तो यहाँ से अगर IT की जगह पे Q रखें तो VQ भी मिलेगा आपको। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना होता है ऊष्मा का। यहाँ पे वोल्टेज और आवेश में है रिलेशन है, यहाँ पे वोल्टेज करंट और समय में है, और यहाँ पे करंट प्रतिरोध और समय में है। तो यहाँ से अगर वोल्टेज से देखा जाए तो ये वोल्टेज के भी समानुपाती है, ठीक ना। अगर यहाँ पे अगर वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो ये भी आपका ऊष्मा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कम दे रहा है तो ये तो गलत हो गया। उच्च चालकता वाली सामग्री का उपयोग करके, अगर उच्च चालकता का मतलब हुआ जिसका चालकता ज़्यादा होगा। चालकता क्या होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा को हम लोग चालकता बोलते हैं। चालकता क्या होता है आपका, कंडक्टेंस बोलते हैं उसको। तो कंडक्टेंस क्या होता है आपका, चालकता जो होता है आपका प्रतिरोध का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो अगर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो आपका ऊष्मा ज़्यादा होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चालकता
ऊंच करना है तो जैसे चालकता ऊंच कीजिएगा ना तो ये आपका कम हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जैसे कॉपर हो गया, उसका चालकता ज़्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो जितना अधिक हम लोग जिसका चालकता वाला ज़्यादा चालकता वाला हम लोग अगर धातु का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होगा और वहाँ पे ऊष्मा क्या होता है, कम उत्पन्न होता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे उच्च चालकता नहीं होगा, निम्न चालकता हो सकता है। अगला है कम प्रतिरोध। यहाँ पे दिख रहा है प्रतिरोध पे आपका समानुपाती है, डायरेक्टली निर्भर है। तो अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, नहीं तो घटाएंगे तो घटेगा। तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन ये फॉर्मूला से आपका बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न है परावैज्ञानिक विकिरण की सबसे अधिक शक्तिशाली तरंगदैर्घ्य कौन सी है जो डीएनए को क्षति पहुंचाती है। तो जो परावैज्ञानिक विकिरण होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो 3 तरह के होते हैं, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो वो होता है आपका यूवी ए का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, ठीक ना, 350-400 के अप्रॉक्स होता है, ठीक ना। उसके बाद 250 300 के आसपास, 200-250 के आसपास होता है यूवी बी का। तो इसका तरंगदैर्घ्य उससे कम हो जाएगा, 100-150 के आसपास होता है। यूवी सी का सबसे कम होता है। तो ये पृथ्वी पे बहुत कम पहुंच पाता है। आपका जो ओजोन लेयर होता है वो इसको ब्लॉक कर लेता है, ठीक ना, यूवी सी को मैक्सिमम ब्लॉक कर लेता है, ठीक ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो डीएनए को क्षति पहुँचाता है, ठीक ना, तो यूवी ए जो होता है ना वो आपको आँखों से रिलेटेड जो डिजीज़ होता है, वो आँख से रिलेटेड डिजीज़ होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका यूवी ए। स्किन कैंसर हो गया आपका, स्किन कैंसर या डीएनए को जो क्षति पहुंचाता है वो होता है यूवी बी, ठीक ना। तो यहाँ पे यूवी बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूवी ए हो गया, यूवी बी हो गया और यूवी सी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 1 होता है, इसका 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। टोटल जो तत्वों की संख्या है आपको पता होगा, ये 118 अभी टोटल एलिमेंट की संख्या है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान की गेंद को 15 मीटर की वेग से गतिमान रही, इसकी गतिज ऊर्जा बताना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम तो देखे थे पीछे, हाफ mv²। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला में रख देना है। अब यहाँ पे चूँकि ग्राम में दिया है तो हम लोग ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा, तो इसको आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है तो इसको रहने देंगे, तो स्क्वायर है तो इसको 15 × 15 करेंगे। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 23 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 45/8 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 से मतलब 5.625 आपका जूल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है, तो इस 8 का आपको बताना है द्रव्यमान कितना होगा। तो इस 8 क्या होता है, अणु होता है, और सल्फर क्या होता है, परमाणु होता है। तो 8 परमाणु मिलकर ये आपका एक अणु का निर्माण कर रहा है सल्फर का। तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि एक सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें जितना यहाँ पे परमाणु का संख्या होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 × 9 = 16, 8 × 3 = 24, 1 × 25 यानी 256 आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। आणविक द्रव्यमान निकालने का जैसे H2O का निकालना है तो H का आणविक द्रव्यमान 1 होता है, उसमें यहाँ पे जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ देंगे तो 18 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। निम्नलिखित में से क्या मृदा में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं है। मतलब कौन सा जो है जीवों के लिए जो मृदा में मिनरल्स होता है या जो भी कीटनाशक हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा मतलब आपका विषाक्त नहीं है इसमें। तो जैविक उर्वरक हम लोग जो होता है, आपको बोला जाता है कि जैविक उर्वरक हम लोग मैक्सिमम प्रयोग करें, जिससे क्या होगा हमारा मृदा जो है संरक्षित रहे और उसमें जो भी जीव है वो बचे रहे, जिससे क्या होगा कि वो मिनरल्स जो मिट्टी का जो मिनरल्स है उसको संरक्षित रख पाए। तो ये जैविक उर्वरक जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में नींबू की रस कुछ बूंदे डाली जाती है तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है कि जैसे जल में हम क्या करते हैं, जल जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। अब इसमें नींबू हम लोग डाल रहे हैं तो ये नींबू अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय होगा। तो आपको पता है पीएच जो होता है, पीएच स्केल क्या होता है, इधर 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, और यहाँ मिडिल में 7 होता है। अब ये जो होता है अम्लीय दिखाता है और ये जो होता है आपका क्षारीय दिखाता है, ठीक ना। अब अम्लीय जो जितना कम वैल्यू होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक ना, और जो ज़्यादा जिसका वैल्यू होगा आपका वो ज़्यादा क्षारीय होगा। अब जैसे यहाँ उदासीन है तो हम मिलाएंगे तो इधर आएगा, वैल्यू इधर आएगा, आपको इधर मतलब प्राप्त होगा। तो जो कि क्या होगा, वैल्यू घट रहा है तो पीएच के मान में क्या होगा, कमी आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पीएच के मान में कमी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
सीधी सड़क पर 123 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान कार डैश का उदाहरण है। तो आपको सिंपल बोला है कि नियत चाल से जा रहा है, तो एक समान चाल हो जाएगा आपका आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह को स्रोत नहीं है? नगर पालिका जो होता है या पंचायती राज होता है, पंचायत होता है, वो आपका सबसे निम्न स्तर होता है हमारा सिस्टम का। तो यहाँ पे आपका रेडियो अपशिष्ट पदार्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये रेडियो अपशिष्ट पदार्थ का क्या करता है, संग्रह नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ।